सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं ये प्रश्नावली 12.2 की प्रश्नों को आज हम बेसिक इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया 12.2 प्रश्नावली की प्रश्नों को आज बेसिक इस वीडियो में हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले प्रश्नावली और अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो हमारे चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की, और जिसमें दो अति महत्वपूर्ण हैं और प्रश्नावली के प्रश्न लगे हुए हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रमेय है कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त क्या किया जा सकता, खींचा जा सकता। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। ये थोड़ा सा कथन के रूप में सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए नियमावली को ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले देखो ये वृत्त अभी बना नहीं है, याद रखेंगे। ये वृत्त आपका आखिरी में बनेगा, ये बन रहा है क्योंकि बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आपको तीन बिंदु लेना है। वो तीन बिंदु है मेरे पास ए बी और, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा तीन बिंदु हो गया ए बी। चलिए कथन को लिखना पड़ता है, अभी भी आप प्रमेय को सिद्ध करेंगे कथन लिखना पड़ेगा। कथन माने जो आपका दिया गया प्रमेय है वही कथन है, ये लिखना पड़ेगा यहां से। ठीक, के बाद दिया गया है जो दिया गया है वो कुछ नहीं है, क्या है? तीन असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदु ए बी व सी। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एक ही वृत्त ए बी व सी से गुजरता है। मतलब तीनों बिंदुओं से एक ही वृत्त क्या होगा, गुजरेगा, ये हमको सिद्ध करना है। के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रचना की। रचना हमको कुछ इस प्रकार करना है, ए से बी और बी से सी को मिलाना है। ए से बी व बी से सी को मिलाइए। ठीक, मिलाने के बाद ये हमारा बी सी और ए बी का लंबार्धा खींचना, ठीक है। ए बी व बी सी का लंबार्धा खींच, जो कि एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ये हमारा क्या रहेगा, रचना रहेगा। चलिए तो लंबार्धक यहाँ पर खींच देता हूं मैं। है ना, बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कम भी होना चाहिए और दोनों बराबर भागों में कट रहा है। ठीक है, और ले लेते हैं। ले लिया मैंने। और ये जो लंबार्धक है तो एक को मान लेते हैं एल एम, एक को मान लेते हैं पी क्यू। यहाँ पर लंबार्धक के बाद हम लिख सकते हैं एल एम व पी। ठीक, तो एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, छेद करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहीं से हमारी उत्पत्ति चालू हो जाएगी। उत्पत्ति कुछ इस प्रकार है कि मेरा जो ओ है वो ए व बी से समान दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी का लंबार्धक ठीक है क्या है, एल एम है। अतः ओ ए बराबर ओ बी। कारण इसका यह है, किसी लंबार्धक पर लंबार्धक पर स्थित बिंदु अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। तब यदि कोई मेरा रेखाखंड है अभी, इसके लंबार्धक है, पर कोई भी बिंदु ले लो, वो दोनों बिंदुओं से क्या रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। स्पष्ट हो गया बात? इसी नियम का प्रयोग किया गया है और बताया गया है। देखो कि हमारे पास जो लंबार्धक एल एम है उस पे ओ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे काट रहे हैं। ओ है, ओ से ए और ओ से बी दोनों दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। इसको ये ओ से ए और ओ से बी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या तो समझ में आ गया? सेम यही कहानी आपको रखनी है किसके लिए, बीसी का लंबार्धक पी क्यू है। चलिए लिखते हैं बीसी का जो लंबार्धक है पी क्यू है। क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसको समीकरण एक नंबर दे देता हूं। क्लियर हो गया? कारण वही लिखेंगे, क्या लिखना है, किसी लंबार्धक पर स्थित दो अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता। क्लियर हो गया बात? और इस तरह से हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया।
अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्या तीनों दूरी क्या है? बराबर है। तो किसी एक बिंदु से जब कोई तीन बिंदु समान दूरी पर हो, तो उस बिंदु को यदि केंद्र मानकर हम वृत्त खींचेंगे तो त्रिज्या बराबर होने के कारण निश्चित है तीनों बिंदुओं से क्या होगा? गुजरते हुए जाएगा। तो उसी को लिखता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ओ को, ओ और सी के लिए हमारा एक ये कर देते हैं, दूरी को बराबर दिखा देते। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो मैं लिखता हूं एक निश्चित बिंदु ओ से है एक बिंदु ओ से ए बी व सी क्रमशः समान दूरी पर हैं। अतः ओ को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त ए बी व सी से ही गुजरेगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, यही क्या करना था? सिद्ध करना था। कि जो एक वृत्त है वो तीनों बिंदुओं से ही, है ना, क्या होगा? गुजरेगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय के लिए। अभी हमारा अगला प्रमेय क्या कहता है, देखो। किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। एक ही वृत्त ले लो या अलग अलग वृत्त ले लो, यदि दोनों जीवा बराबर है तो उसकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। दूरी बोलने का यहाँ पर तात्पर्य हमेशा लंबवत दूरी से होता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कथन। कथन में वही को हूबहू उतारना रहता है जो दिया रहता है हमें, मतलब ये उतरेगा पूरा। क्लियर हो गया बात? कथन के बाद है मेरे पास दिया गया है। चलिए इसके लिए मैं बना लेता हूं। ये मान लेते हैं ए बी एक हमारी जीवा है और एक हमारी सी डी जीवा है। दोनों की लंबाई बराबर है। मतलब ए बी जीवा ए बी बराबर है किसके? जीवा सी डी। है वो वृत्त का केंद्र है। क्लियर हो गया बात? और ओ से एम लंब है कहां पर? ए बी पर। और ओ से एन लंब है कहां पर? सी डी पर। ये सब दे दिया गया है। सिद्ध करना है। सिद्ध हमको ये करना है कि ओ एम जो दूरी है केंद्र से जीवा तक और उधर का ओ एन दोनों बराबर है। चलिए सिद्ध करना चालू करते हैं। उपपत्ति। ठीक है।
आप रचना में लिख सकते हैं पोएम, लम डाला गया, ओएन लम डाला गया, लेकिन मैं इसको चलो दिया गया मैं लिख दिया हूँ, है ना, क्योंकि लंबवत दूरी के बारे में पूछा है। ठीक, चलिए आप उसे रचना में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास दो त्रिभुज लेना है, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी अभी नियम पढ़ा, यदि केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो और जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, इसी वृत्त में, ठीक है, जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ए एम है वो आधा हो जाएगा किसके, ए बी के। ठीक, वह क्या हो जाएगा, सी एन है, उसी तरह आधा हो जाएगा किसके, सी डी के। ठीक, परंतु मेरे पास दिया गया है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, तो उसका आधा आधा भी क्या होगा भाई, जब वो बराबर है तो उसका आधा करोगे तो भी बराबर होगा। अतः ये देखो, आधा ए बी आधा सी डी, आधा ए बी किसके बराबर है, ए बी का जो आधा है उसके जगह लिख लो ए एम बराबर सी डी का आधा है उसके जगह लिख लेते हैं सी एन। सबसे पहले ये जो छोटकू वाला है ये छोटकू के बराबर सिद्ध करना है। ठीक, उसके पश्चात हम दो त्रिभुज लेंगे, और वो त्रिभुज क्या क्या लेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूं, मैं देख लो। ये यहां से ओ से, ये हमारा है, क्लियर हो गया बात। ठीक, ठीक है, चलिए अब लेता हूं त्रिभुज ए एम ओ, वो भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 तो है ही, लंब डला हुआ है। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ एवं त्रिभुज सी एन ओ में, दोनों को ले लिया मैंने। चलिए इन दोनों को चित्र बना देता हूं मैं। ठीक है, ठीक, ये है मेरा ए एम ओ, और ये कौन है, सी एन ओ। यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 90। क्या ए ओ को बराबर बोल सकते हैं सीओ के, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या तो बराबर है। ठीक है, सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो मेरा कोण है 90 अंश है ए एम ओ, कोण ए एम ओ बराबर है कोण टी एन ओ के, और दोनों 90 अंश है। ठीक, साथ ही साथ मेरा इधर का ए ओ उधर के ओ सी के बराबर है, जो कि दोनों क्या है, त्रिज्या है।
साथ ही साथ इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहा है, क्लियर है। और उसके बाद ए एम बराबर है सी एन के, ये सिद्ध किया। अभी ऊपर में है ना ये। अब देखो, जब भी कोई दो त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण बराबर हो जाए और कोई भी एक भुजा, तो हम लोग नियम लगाते हैं, सर्वांग समता कक्षा 9वीं में पढ़े हैं। यहां पर लिखूंगा मैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक। सर्वांग समता प्रमेय से हमारा क्या होगा, ये जो त्रिभुज कौन सा ए एम ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी एन ओ के। और जब इस तरह से जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो एक सिपिसिटी नियम होता है, ठीक है, जिसमें संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज होता है। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं, मतलब ये इसका फोटोकॉपी है, मतलब इसको इसके ऊपर रखोगे तो 1 इंच ऊपर या 1 इंच नीचे नहीं आएगा, करेक्ट उसी के बराबर दिखेगा। तो ये देखो, ये जो ए ओ है वो तो सी एन को पूरा ढक लेगा, ये जो सी एन है वो तो ए एम को पूरा कवर कर लेगा। और दोनों त्रिभुज समान हो गए हैं, एक बराबर दिखेंगे बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वांग सम हो गए हैं। मतलब ये जो तीसरा वाला है, इस तीसरे के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ओ एम बराबर आएगा ओ एन के, और कारण है सीपी सिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये जो प्रमेय है वो क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। ये देखो प्रश्नावली हमारा 12.2। पहला प्रश्न क्या बोला गया है, देखो पहला प्रश्न बोला गया है, एक वृत्त है कि दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। चलिए, तो यहाँ पर ए है, इधर बी, ए बी और इधर ए सी, दोनों बराबर है बोल रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और जीवा ए बी बराबर है किसके, अच्छा कोई केंद्र वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पर केंद्र नहीं दिया गया है, ध्यान दो, केंद्र नहीं दिया है, केंद्र है, एक मिनट, दो जीवाएं हैं भाई, वृत्त रहेगा तो केंद्र तो रहेगा, ठीक। चलिए, जीवा ए बी और जो जीवा ए सी है वो बराबर है, वो तो केंद्र है। लेकिन जब हम लोग जो कोण मेरा है बी ए सी का समद्विभाजक करेंगे तो ओ से होकर जाएगा, ये बताना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ओ को मैं ए से मिलाऊंगा तो ये जो कोण है बराबर भागों में टूट रहा है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अर्थात ये वाला कोण को इस कोण के क्या करना है जी,
बराबर सिद्ध करना। ठीक, चलिए तो मैं यहां से देख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि कोण PAC का समद्विभाजक, ठीक है, कौन है, केंद्र से गुजरता है। मतलब उसका उल्टा तात्पर्य है, यदि मैं केंद्र से इस ए बिंदु को मिलाऊंगा तो जो रेखा मिलेगी वो इन दोनों कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। उसका मतलब वही है इनडायरेक्ट रूप से। तो चलिए यहां पर सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति देखो, इसके लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो रचना ले लो कि केंद्र को बिंदु ए से मिलाया, फिर ये रचना लेनी पड़ेगी। ठीक है, ए से ओ को मिलाया, अब उपपत्ति मतलब मेरे को ये दोनों कोण को छोटे छोटे हुए हैं मिलाने के बाद दो ये दोनों भाग बराबर है, यही सिद्ध करना है। इससे तो यही सिद्ध हो जाएगा ना कि इसका समद्विभाजक है वो से गुजर रहा है, सीधी सी बात है। क्लियर है? चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ से बे और ओ से सी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ओ से बी और ओ से सी। ठीक, चलिए अब हमारे पास त्रिभुज आ गया AOB और AOC। लिखता हूं मैं, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज AOC में। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। क्या क्या है यहां पर देखो, ये और ये बराबर होंगे, बिल्कुल। सबसे पहले जो दिया गया बराबर उसको लिख लो, ए बी बराबर है AC के, ये दिया गया है। ठीक है, उसके पश्चात और क्या दिया गया है, OB बराबर OC, ये जो है त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर होती है AO बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजा। देखो मैं यहां पर त्रिभुज बनाता हूं, एक मिनट, ये बना दिया। ये दूसरा बना दिया, ये है ACO और ये है मेरा ABO, ये इसके बराबर और ये तो इसके बराबर पहले से है और ये तो है दोनों में है। तो सर्वांग समता प्रमेय लगेगा, कौन सा वाला, भुजा भुजा और भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। सर्वांग समता प्रमेय से क्या मिला मेरे को, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज इसके AOC के। तो वही नियम कहता है कि जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण है वो भी बराबर होगा, वही CPCT वाला। यहां पर आप बोल सकते हैं BAO, कोण BAO बराबर है कोण CAO के। मतलब क्या समझ में आया, इसको लिखो पहले नियम को, CPCT बता चुका हूं। इसका मतलब जो AO है वो BAC को क्या कर रहा है,
बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ, अतः ये वो कोण BAC का समद्विभाजक है। ठीक, ये दोनों कोण बराबर हो गए ना, ये इसका क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए दूसरा में आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखो। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर सीमाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर हैं। ये 10 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर वृत्त का केंद्र ओ को मान लेता हूं AB, इसको क्या मान लेता हूं मैं, CD। दोनों समांतर है, केंद्र से जाएगा तो लंब हो जाएगा। इसको ले लो M और इसको ले लो N। क्लियर हो गया। दोनों के बीच की दूरी मतलब MN की बीच की दूरी ये जो है वो 17 दे दी गई है। क्लियर हो गया। चलिए जो दिया गया है लिख लो। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है ना। ए बी बराबर कितना है मेरे को, 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ए बी मेरा समांतर है सी डी के, और जो मैंने एम एन लिया है वो है मेरा 17 सेंटीमीटर। ये सब हमको दे दिया गया है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए कुछ मिलाना पड़ेगा, तो ए से ओ को मिला रहे हैं और इधर सी से ओ को मिला रहे हैं, और दोनों तो बराबर होगा, ए ओ बराबर एस ओ सी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। बिल्कुल। चलिए मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरा ओ एन है, या इधर को ले लो, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना ये जो ओ एन है, इसी को ले लिया मैंने एक्स। ये जो छोटा दिख रहा है ना ओ एन, चलिए इसी को मान लेता हूं। माना कि ओ एन बराबर एक्स, तो अतः जो मेरा ओ एम है वो हो जाएगा 17 रेड एक्स, क्योंकि टोटल यहाँ पर 17 है, तो बचा वाला क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला जो लिया गया है उसको कम कर देंगे, तो 17 में एक्स कम हो जाएगा। ये जो ओ एम है वो क्या हो जाएगा, 17 रेड एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर लेता हूं मैं त्रिभुज सी एन ओ में। हाँ, एक और बात बतानी थी। ये जो मेरा है, इसे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी वृत्त में, ठीक है, जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः हम यहां पर बोल सकते हैं ए एम बराबर है आधा ए बी के, अर्थात आधा मेरा ए बी का आधा मतलब 10 का आधा बराबर 5। ठीक उसी प्रकार मैं बोल सकता हूं सी एन, जो कि मेरा आधा आएगा किसके, सी डी के। ठीक, क्लियर हो गया बात। यहाँ दिया गया में आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एम लंब है मेरा ए बी पर, और ओ एन मेरा लंब है कहां पर, सी डी पर, लिख लो। ठीक, चलिए 1/2 गुणित क्या रहेगा, 24
कितने बार में जाएगा? 12 बार में। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज CNO में समकोण त्रिभुज CNO में पाइथागोरस के प्रमेय से ठीक, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, बात समझ में आ गया मेरे पास? चलिए ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब CO का वर्ग बराबर CN का वर्ग धन ON का वर्ग। यहाँ पर मेरे पास CO का वर्ग बराबर CN का वर्ग कितना है? 12 का वर्ग धन ON क्या माने हो? X का वर्ग। ये ले लो समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक और समकोण त्रिभुज, कौन सा? AMO में फिर लगाओगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? AO का वर्ग AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग। तो मेरा AO का वर्ग क्या हो जाएगा? ये 5 का वर्ग प्लस ये आ गया मेरा 17 ऋण x का वर्ग। इस तरह से देखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा मेरे पास? ये जो 12 का वर्ग धन x का वर्ग है बराबर होगा 5 का वर्ग धन 17 ऋण x के वर्ग में। कारण लिखना है AO बराबर OC, और दोनों बराबर है किसके? दोनों ही मेरे त्रिज्या हैं। AO और OC दोनों ही क्या हैं? बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं त्रिज्या के। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 12 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 5 का वर्ग। अब ये a ऋण b का वर्ग, तो a का वर्ग, ये मतलब 17, a ऋण b का वर्ग सूत्र लगाएंगे, क्या आता है हमारे पास? ये आ गया मेरा 17 वर्ग धन x का वर्ग a वर्ग b वर्ग हो गया ऋण 2ab। तो 2ab करोगे तो 17 2 ने कितना हो गया? 34x। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ये x का वर्ग x के वर्ग से क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऋण 34 इधर आके धन 34 बनेगा, बराबर इधर मेरे पास है 17 वर्ग। और ये देखो, ये मेरा, ध्यान से देख लो, या एक स्टेप और लिख सकते थे अपन, चाहते तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सरल तरीका करना है। चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा सरल आएगा। सरल आएगा आपके लिए। कैसे आएगा सरल? देखो, ये a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग दोनों एक बार जुड़ेगा, दोनों एक बार घटेगा। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 गुणित 12 में 5 घटाओगे कितना आ गया मेरे पास? 7, बराबर आ गया 17 वर्ग ऋण 34x। अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ऋण इधर आएगा, दूसरे तरफ आएगा, धन बन जाएगा। और इधर है मेरे पास 17 वर्ग ऋण, ये आ गया 17 गुणित 7। अब देखो दोनों के पास 17 कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल। यहाँ पर बचा 17 ऋण 7, और 17 एकम 17, 17 दूने 34। अब ये जो x का मान आएगा 2 गुणित है, इधर आ जाए, देखो 17 में 7 गया तो 10, और बट्टे में आ जाएगा 2, तो x का मान आ गया मेरे पास 5, है ना। इसी को आप पूरा गुणा करते हैं, फिर 34 से आपको भाग करना पड़ता, इतनी तकलीफ होती, वही चीज है। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, उसके बाद व्यास निकलेगा।
तो त्रिज्या का मतलब हमारे पास AO बराबर OC है, तो आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक क्या रखे, CO जो कि त्रिज्या है मेरे पास 12 वर्ग धन 5 वर्ग, और ये आ जाएगा 144 धन 25, और ये आ जाएगा CO का वर्ग बराबर 169। तो CO बराबर अंडर रूट 169, और ये आ गया 13। तो जो CO है वो त्रिज्या है, ये जो आ रहा है वो त्रिज्या है, लेकिन हमको व्यास चाहिए। व्यास कैसे मिलेगा, 2 गुणा त्रिज्या से, अर्थात 2 गुणित 13, 13 दूने कितना हो गया 26, और ये इसकी जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 26 सेंटीमीटर। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, तथा ये शायद कोण है। चलिए कोण का चिन्ह इधर से लाते हैं उधारी में कहीं पे, तो हाँ ये चलिए ये शायद कोण का चिन्ह था। ठीक है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है वो दे दिया है। ठीक, चलिए ये ओ ले लिया मैंने। तथा कोण APD, अब यहाँ पर P कौन है Q कौन है मैं आपको बताता हूं। AB और CD दोनों एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, ठीक है। ये मेरा AB और ये मेरा CD, दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं भैया, P पर, चित्र के अनुसार। ठीक है, बात समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए यहां तक हमको दिया गया है। PO क्या है, कोण APD का समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। ये सब दिया गया है, जो जो दिया गया है सब लिख लीजिए। चलिए मैं लिखता हूं यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है, दिया ये गया है हमको AB बराबर CD सिद्ध करना है। चलिए ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको लंब डालने की जरूरत पड़ेगी। यहां से वो रचना में लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले तो कोण APO, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। OP या फिर डायरेक्ट लिख दो APO, कोण APO बराबर है कोण APO के, APO के। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। क्या सिद्ध करना है देख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AB बराबर है CD के। क्लियर हो गया बात। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पर से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ चलिए अब इसको सिद्ध करना है हमें, यहां पर से हम लंब डाल देंगे। मैंने एक लंब डाल लिया इधर और इधर दोनों तरफ, ये ठीक। चलिए इसको मैं मान लेता हूं M और इसको मान लेता हूं, मैं यहां पर ले लूंगा रचना। रचना में लिखूंगा
ओ एम लम डाला ए बी पर और ओ एन लम डाला कहां पर, सी डी पर। अब उत्पत्ति, अब हम लोग सिद्ध करने में आ जाते हैं। त्रिभुज पीएमओ में, तो यहां पर लिखूंगा समकोण, क्योंकि लम डाल दिया हूं मैं। समकोण त्रिभुज पीएमओ एवं त्रिभुज समकोण कौन सा, पीएनओ में। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है। एक तो 90 बराबर है भैया, तो कोण मैं लिखूंगा पीएमओ बराबर है पीएनओ के, दोनों के पास 90 है। और इसमें का एक एक कोण बराबर है एमपीओ, कोण एमपीओ बराबर है किसके, कोण एनपीओ के। एक ये हमको दिया गया है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले त्रिभुज अगर अलग अलग करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ये है, ठीक, ये हो गया। एक और बनाता हूं, ये देखो, ये एम ओ पी, ये पी ओ और ये एन, ये दोनों 90-90, ये कोण इसके बराबर। और ये भुजा देखो पीओ बराबर पीओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो इस तरह से अगर त्रिभुज में कोई दो कोण लगातार बराबर और एक भुजा बराबर हो जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे, कोण कोण। सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, पीएमओ, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पीएनओ के। क्लियर हो गया बात। और इस प्रकार हम पाएंगे कि इसका दूसरा तीसरा देखो एम ओ बराबर होगा इसका दूसरा तीसरा कौन है, एन ओ। इस रूल से टिपिसिटी बताते हैं ना कि सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद संगत अंक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और हमने एक रूल पढ़ा है, यदि जीवा से समान दूरी पर, ठीक है, जो मेरा जीवा से यदि, सॉरी, केंद्र से यदि जीवा की दूरी समान है तो वह जीवा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया बात। चलिए लिखते हैं यहां पर। अब यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए बी बराबर है किसके, सी डी के। कारण, ठीक है, कारण लिखता हूं यहां पर, केंद्र से जीवा की समान दूरी होने पर जीवा की लंबाई बराबर होती है। ठीक, क्लियर हो गया। यदि मेरा, यदि दो जीवा बराबर है तो यदि केंद्र से उसकी दूरी बराबर हो सकती है, तो केंद्र से यदि बराबर दूरी पर हो जीवा तो वो उसका क्या होगा, लंबाई भी क्या होगा, बराबर होगा। जो हमने प्रमेय बताया ना ये वाला, इसका उल्टा समझ लीजिए। यहां पर था जीवा बराबर है तो केंद्र से दूरी बराबर है। क्लियर हो गया बात। लेकिन हमने क्या बोला, अब उसका उल्टा भी होना चाहिए। यदि केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। स्पष्ट हो गया बात। इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास इस प्रकार से ये जो प्रश्न क्रमांक कौन सा, 3 वाला हो गया है। ठीक है, चौथा और पांचवा को, ठीक है, ये जो अभी नियम बताए हैं ना, इस नियम को भी सिद्ध करेंगे और चौथा और पांचवा प्रश्न को भी क्या करेंगे, हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक, लेकिन इसको अगले वाले में हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ये जो मैंने अभी नियम बताया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं,
ठीक है, ये हमने बोला ना। अभी हमारा नियम क्या था? नियम ये था कि यदि केंद्र बराबर जीवा पहले से है तो केंद्र से दूरी बराबर है। लेकिन यहां पर मैंने क्या बोल दिया? केंद्र से जीवा की समान दूरी होने पर जीवा की लंबाई क्या होगी? बराबर होती है। इसको मैं सिद्ध भी करूंगा और ये जो आने वाले 2 शेष प्रश्न हैं इसको भी मैं हल करूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हमारे पिछले अगर वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।